गुड इवनिंग। तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं। आज का अपना मीटिंग का जो एजेंडा है वो मतलब अपने जनरल मीटिंग रखी है। और दूसरा है कि थोड़ा बहुत बेसिक ट्रेनिंग सेशन जैसा है। अपना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और क्वालिटी सर्वेलेंस का प्रोसीजर, उसका पर्पस क्या है, हमको कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है, इंस्पेक्शन कैसे करना है, रिपोर्टिंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अपने आज डिस्कस करेंगे। ठीक है मालूम है मेरे को कि आप सब लोग इतने टाइम से काम कर ही रहे हो, आप सबको पता भी होगा। और हमारी टीम के साथ जो भी जुड़े हैं वो सारे के सारे एक्सपीरियंस इंजीनियर है और ऑलरेडी अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर भी ये क्या है कि अपने ने स्टार्ट किया है आज से कि टुडे ऑनवर्ड्स एवरी सैटरडे हम लोग किसी ना किसी एक पॉइंट पे 1 घंटा ऐसे जनरल मीटिंग करेंगे। तो छोटा मोटा ट्रेनिंग सेशन जैसा रखेंगे कि प्रोडक्ट वाइज कौन सा जो है वो प्रोडक्ट वाइज अपने ट्रेनिंग जैसा रखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट है तो उसमें क्या चीज़ें अपने को ज़्यादा है वो ध्यान रखना है, इंस्पेक्शन कैसे करना है, वेंडर के साथ बिहेवियर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें का छोटा मोटा डिस्कशन करेंगे। प्लस उसके साथ आपकी ओर से आपको साइड पे क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं वो सारी चीज़ों का अपने डिस्कशन करेंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हो गया अपना पर्पस ऑफ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का पर्पस क्या है? तो अपना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का जो मेन पर्पस है वो है विदाउट अपना कोई भी मतलब समझिए कि अगर क्लाइंट उसका बंदा रखता है, वेंडर उसका इंजीनियर रखता है, क्लाइंट उसका इंजीनियर रखता है, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों जगह पे एक साइड पे क्लाइंट है वो अपना खुद का देखेगा और जो वेंडर है वो अपनी साइड बचाएगा। तो वहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ब्रेक ना हो उसकी वजह से जो भी एजेंसी है वो रखती है थर्ड पार्टी। और एज अ थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर अपना जो मेन मोटिव होना चाहिए वो है कि विदाउट पार्शियलिटी अगर वेंडर जहाँ पे गलत है, वेंडर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो वो चीज़ अपने को वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करवाना है। और अगर प्रैक्टिकली देख के अपने को एक ही चीज़ है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पढ़ सकते हो कि द प्रोसीजर्स एम टू रिलीजियस एंश्योर मटेरियल क्वालिटी अलाइनिंग स्ट्रिक्टली विथ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। मतलब कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी एक कप ले लेते हैं तो मेरे को कप चाहिए, उसका हाइट होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। एज ए टीपीआई अपना जो है ड्यूटी वो है, जैसे टीपीआई अपना ड्यूटी है तो अपने को वो मेज़र करना है। और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो भी अपने को क्लाइंट को इंटीमेट करना है, और 2 सेंटीमीटर से कम है तो भी अपने को क्लाइंट को इंटीमेट करना है। ठीक है। It enforces adherence to prevailing international codes and standards such as ASME, ASTM, API, ISO, and BSEN. This multi-tiered approach guarantees product integrity and compliance, safeguarding client interest and regulatory obligations. तो मतलब जो है वो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जिसे आप पढ़ सकते हो, और आपको पता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो एक बहुत मेन पैरामीटर है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उनका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने को जो है प्रोडक्ट का डिलीवरी और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कि वो इंश्योर करना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके साथ में अपने को ध्यान रखना है जो इंटरनेशनल कोड्स और स्टैंडर्ड्स है, जैसे अपना ASME हो गया, ASTM है, API है, ISO है, BSEN है, उसके बाद अपना AISI करके है वो है, जितने भी है वो अपने को इंटरनेशनल कोड एंड स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ अपने को डिलीवर करना है। तो नेक्स्ट अगर अपने देखेंगे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ TPI इंस्पेक्टर्स, तो जो ये है मेन अपना काम यहाँ आता है कि अपने जहाँ पे जब वेंडर लोकेशन पे पहुँचते हैं वहाँ से लेके इंस्पेक्शन करना, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना, फिर वेंडर के साथ कम्युनिकेट करना, अगर इन केस कोई भी
अपने को नॉन कन्फर्मिटी होती है, तो एज अ प्रैक्टिकल एंड न्यूट्रल बॉडी अपने को वेंडर को भी क्या है कि वेंडर को भी अपने को बोलना है कि क्या अगर वो कौन सी जगह पे इम्प्रूवमेंट करेगा तो उसका क्वालिटी जो है वो एज पर प्लांट रिक्वायरमेंट बना रहेगा। ठीक है, तो ये है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आर pivotal in quality surveillance, tasked with systematically collecting all patients' reference documents, conducting through inspections at defined stages and complying details inspection reports. Their impartial evaluation provide credible evidence supporting quality assurance and contractual compliance. मतलब अपने ये हो गया कि अपने जहाँ पे पहुँचे वेंडर लोकेशन पे, ठीक है, तो अपने वेंडर लोकेशन पे जब पहुँचते हैं तब अपने को अपना जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वही है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि इंस्पेक्शन एट डिफाइंड स्टेजेस। जैसे कि अपना हो गया डिफाइंड स्टेज मतलब रॉ मटेरियल का स्टेज है, तो रॉ मटेरियल का स्टेज के इंस्पेक्शन से लेके डिलीवरी तक का अगर जो अपने स्कोप में है, तो डिलीवरी तक का जो स्कोप है उसको अपने को, विटनेस है तो विटनेस और रिव्यू है तो रिव्यू एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट अपने को वहाँ पे जो है वो इंस्पेक्शन करके विथ एविडेंस, जैसे लिखा है कि इम्पार्शियल इवोल्यूशन प्रोवाइड्स क्रेडिटेबल एविडेंस, तो अपने को यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं दिखानी है, अपने को इम्पार्शियल रहना है, जैसे ना ही वेंडर की साइड से रहना है और ना ही क्लाइंट की साइड से रहना है। डेफिनेटली अपने को क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना है, लेकिन अपने को साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो क्लाइंट के साथ जो भी अपना रिलेशन है वो भी बरकरार रहे, वेंडर के साथ अपना रिलेशन है वो भी बरकरार रहे। वो अपने को वहाँ पे मेन चीज़ है, वो अपना मेन जो बोलते हैं कि मेन पर्पज़, वो अपना मेन पर्पज़ यही है कि इम्पार्शियल होके अपने को इवोल्यूशन करना है, इंस्पेक्शन करना है, सर्वेलेंस करना है, और उसके जो एविडेंस है वो एविडेंस, उनके रिपोर्ट्स और उनके कंप्लायंस, वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म के हिसाब से अपने को क्लाइंट को सबमिट करना है। ठीक है, तो फिर अपना ये मेन चीज़ हो गया कि अपने जब क्लाइंट की ओर से इंटीमेशन मिलता है और वेंडर लोकेशन पे जाते हैं, तो अपना मेन और फर्स्ट जो अपना बोलता है कि जो अपना फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि अपने सबसे पहले वेंडर के लोकेशन पे जाके वहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट उनसे मांगे। जैसे हो गया अप्रूव्ड क्यूएपी, अप्रूव्ड ड्राइंग्स हो गया, फिर परचेज ऑर्डर है तो परचेज ऑर्डर जो क्लाइंट ने वेंडर को परचेज ऑर्डर दिया है वो परचेज ऑर्डर, उसके टेक्निकल डेटा शीट्स, वो सारी चीज़ें अपने को वेंडर के पास से मांगनी है। और वेंडर के पास से मांग के अपने को सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि ये सारे रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स है, वो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड किसने किए है वो चीज़ भी अपने को इंश्योर करना है कि ये जो है तो अप्रूव है, तो अप्रूव के कौन सी जगह से होते थे। एक तो क्लाइंट अप्रूव होता है कि एंड यूज़र जो है वो खुद अप्रूव करके देता है, और एल्स वो कोई भी ईपीसी या पीएमसी कंपनी रखता है बीच में, जो ईपीसी कंपनी है वो ईपीसी कंपनी उनको सारे डॉक्यूमेंट्स उनको जो है वो अप्रूव करके देती है। तो अपना ड्यूटी ये रहता है कि अगर अपने वेंडर लोकेशन पे पहुँचे, वेंडर लोकेशन पे पहुँचने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे वेंडर से, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, अगर वो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं है ईपीसी और पीएमसी की ओर से या फिर क्लाइंट की ओर से, तो अपने को क्या करना है कि अपने को वेंडर से बात करके पहले उनसे बोलना है कि अगर आपके पास अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स है तो आप अप्रूव डॉक्यूमेंट्स हमको दीजिए। अगर अप्रूव डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है तो अपना फर्स्ट ड्यूटी ये रहेगा कि हम क्लाइंट को इंटीमेट करें कि सर हमको जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि जैसे क्यूएपी, ड्राइंग्स, वो सारी जो टेक्निकल डेटा शीट्स, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट का या फिर ईपीसी का, पीएमसी का कोई भी अप्रूवल नहीं है। ये अपना हो गया फर्स्ट जो है वो अपना ड्यूटी में आया फर्स्ट ड्यूटी कि डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं है तो अपने को क्लाइंट को इंटीमेशन देना है।
उसके साथ साथ आपको रिफ़र करना है अपने जो स्टैंडर्ड्स है। जैसे मोस्टली अभी आप सब लोग इंस्पेक्शन करते हो तो आपको पता ही होगा कि जो ASME है, ASTM है, API है, ISO हो गया, BSEN हो गया या SI हो गया, वो सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो सारे स्टैंडर्ड्स आपको रिफ़र करना आना चाहिए। और अगर आपको ये सारे स्टैंडर्ड्स चाहिए तो आज की डेट में वो सारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स इजीली अपने को अवेलेबल हो जाते हैं। कोई भी गूगल आप करेंगे कि कोई भी आपको ग्रेड का चाहिए, जैसे हो गया अपना ले लीजिए एग्जांपल ले लीजिए API 5, ठीक है, तो API 5L वो हो गया अपना ग्रेड। तो वो जो है मटेरियल ग्रेड, तो API 5L है तो आप उतना गूगल पे सर्च करेंगे कि API 5L, तो वो गूगल से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सा मटेरियल है, उसका स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसका केमिकल जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या रहना चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कितना होना चाहिए, फिर उसका टेस्टिंग है वो मटेरियल का, तो मटेरियल का टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपको, अगर आप कोई भी एक जो भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड आप गूगल करके सर्च करेंगे और जो स्टैंडर्ड में देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये चीज़ का। तो ये अपना हो गया फर्स्ट ड्यूटी। तो उसके बाद अपने आगे बढ़े तो जो है वो है अपना QAP वगैरह अपने पास आ गया। उसके बाद अपने को जो है वो QAP और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने को इंस्पेक्शन स्टार्ट करना है। जैसे हो गया स्टेज इंस्पेक्शन, फिर फाइनल इंस्पेक्शन, प्री इंस्पेक्शन। तो काफ़ी सारी जगह पर रहता है कि प्री इंस्पेक्शन अगर है तो प्री इंस्पेक्शन में अपने को ये इंश्योर करना है कि फर्स्ट जो अपने जैसे बताया कि प्री इंस्पेक्शन स्टेज में क्या रहेगा कि वेंडर के वहाँ पे क्या सिचुएशन है वो अपने को चेक करना है कि उन्होंने जो प्री इंस्पेक्शन के ड्यूरेशन में अपने को चेक करना है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव करवाना है वो अप्रूव किए है कि नहीं किए, उसका क्या स्टेटस है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे पहुंचा है तो मैन्युफैक्चरिंग का स्टेटस क्या है, मटेरियल मैन्युफैक्चर हो चुका है कि अभी बाकी है। उसके बाद अपने को वेरीफाई करना है कि अगर कोई भी मटेरियल वो आउटसोर्सिंग करवा रहा है वेंडर, तो वो आउटसोर्सिंग के लिए वेंडर ने वो PO जनरेट कर दिया है, ऑर्डर प्लेस किया है कि नहीं किया। अगर ऑर्डर प्लेस किया है तो उसके सब वेंडर को PO दिया है कि नहीं दिया। अगर वो भी दे दिया है, वो सारा हो चुका है प्रोसीजर, तो वो भी अपने को चेक करना है कि वो मटेरियल में एज ए क्लाइंट रिक्वायरमेंट, एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट उसमें इंस्पेक्शन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं रिक्वायरमेंट है। इन शॉर्ट अपने को प्री इंस्पेक्शन में उनका जो रेडीनेस है इंस्पेक्शन और मटेरियल का वो वेरीफाई करना है। वो स्टेज हो गया अपना प्री इंस्पेक्शन स्टेज। उसमें वो स्टेज में अपने को वो भी आता है कि अगर कोई प्रोसीजर है तो वो प्रोसीजर भी अपने को रिव्यू करना रहता है जो क्लाइंट की ओर से अप्रूव होता है। वो जैसे हाइड्रो टेस्ट का प्रोसीजर हो गया, NDT का प्रोसीजर हो गया, DT का प्रोसीजर हो गया, फिर अपने PMI का प्रोसीजर हो गया। वो सारे प्रोसीजर से वो प्रोसीजर भी रहते हैं तो वो अपने को रिव्यू करना रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो वो है रेफरेंस डॉक्यूमेंट रिव्यू। तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट रिव्यू में अपना क्या है, तो जो QAP है, ड्राइंग है, वो अपने को एक बार रिव्यू करने हैं कि प्रॉपरली थरोली बैठ के अपने को देखना है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग्स क्या क्या है और मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग्स क्या क्या है। तो वो क्या है कि क्लाइंट अपने को देता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होता है कि उनको इंस्पेक्शन का इतना रिक्वायरमेंट है और उनका मटेरियल है, वो मटेरियल का जो स्पेसिफिकेशन है वो मटेरियल का स्पेसिफिकेशन इतना इतना है, उनका ये रिक्वायरमेंट। तो वो सारी चीज़ें अपने को मिल जाएगी रेफरेंस डॉक्यूमेंट से। जैसे अपने देखने जाए एग्जांपल ले लेते हैं अपना वाल। तो वाल का कौन सा मटेरियल होना चाहिए, उसका बॉडी है वो कास्टेड बॉडी है, फोर्ज बॉडी है, मशीन है, क्या है, तो वो सारा अपने को मिल जाएगा QAP में देखने को कि QAP में वहाँ पे लिखा होगा कास्टिंग, उसका मटेरियल है वो सारी चीज़ें अपने को मिल जाएगी। एज वेल एज ड्राइंग में भी, ड्राइंग में पूरा MOC करके टेबल दे रखा है, दे रखते हैं कि MOC है तो उसमें इसका बॉडी कौन सा मटेरियल का होना चाहिए, फिर बोनेट है तो बोनेट, कवर है तो कवर, टेल पीस है तो टेल पीस, वो उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, बॉल का मटेरियल क्या होना चाहिए,
उसका जो सील लगेगा तो उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों का क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरा का पूरा वहाँ पे दिया होता है। तो वो अपने को रिव्यू करना है रेफरेंस डॉक्यूमेंट से। ठीक है, फिर अगर कोई ऐसे, जैसे कि अपने एग्जांपल ले लेते हैं कि पंप वगैरह जो मटेरियल है, तो जो पंप वगैरह है वो पंप वगैरह में ऐसा होता है कि उन्होंने डेटा शीट में भी डेटा दिया रहता है कि उसका जो है वो इतने हॉर्स पावर का होना चाहिए, उसका सक्शन प्रेशर इतना होना चाहिए, सक्शन टेम्परेचर इतना होना चाहिए, आउटलेट प्रेशर, आउटलेट टेम्परेचर, फ्लो, सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करके रखते हैं। तो अपने को वो चीज़ को वेरीफाई करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने को इंस्पेक्शन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टेज है वेरिफिकेशन ऑफ टेस्ट रिपोर्ट। तो जो टेस्ट रिपोर्ट है तो वहाँ पे आ गया अपना मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। तो वो मटेरियल टेस्ट में रॉ मटेरियल का टेस्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो रॉ मटेरियल के टेस्ट सर्टिफिकेट में अपने को वेरीफाई करना है सबसे पहले तो कौन से मटेरियल है वो, कौन सा मटेरियल दिया हुआ है। तो टेस्ट सर्टिफिकेट अगर देखेंगे तो उसमें मटेरियल लिखा रहेगा, फिर उसका हीट नंबर हो तो हीट नंबर, लॉट नंबर, अगर कोई काफ़ी सारे में होता है हीट नंबर, काफ़ी सारे टीसी में मतलब काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं उसमें लॉट नंबर लिखा रहता है। जैसे फास्टनर्स वगैरह का कोई भी टीसी रहेगा तो उसमें लॉट नंबर लिखा रहेगा, नट का, बोल्ट का, वो सारे में लॉट नंबर। तो अपने को वेरीफाई करना है कौन सा मटेरियल है वो, फिर उसको रेफरेंस लेना है अपने रेफरेंस डॉक्यूमेंट का, एमओसी का, कि एमओसी के अकॉर्डिंगली अपने को एमटीसी वेरीफाई करना है कि उसका मटेरियल कौन सा है वो। फिर उसमें से अपने को हिट नंबर है, लॉट नंबर है, जो चीज़ है वो एक बार वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, हार्डनेस है वो सारी चीज़ें अपने को एमटीसी से वेरीफाई करनी है। और वो अपने को एमटीसी से वेरीफाई करके रेफरेंस में जो भी स्टैंडर्ड, जो भी मटेरियल स्टैंडर्ड है वो मटेरियल स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड, वो दोनों को मैच करके अपने को चेक करना है कि जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और जो हमको टीसी ऑफ़र किया है वो टीसी मटेरियल जो है वो मटेरियल का टीसी टू जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उससे मैच करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट स्टेप है कि लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट। कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल जो वेंडर है वो वेंडर मटेरियल डायरेक्ट कोई भी बड़ी कंपनी से मंगवाने की जगह से वो मंगवाते हैं वेंडर, अपना ये ट्रेडर के पास से। तो अगर ट्रेडर के पास से कोई भी मटेरियल आया तो वो पूरा मटेरियल नहीं आता, वो कट हो चुका होता है। तो उसके लिए अपने को क्या है कि केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए उसका लैब टेस्ट करवाते हैं। तो वो लैब टेस्ट जो है वो लैब टेस्ट रिजल्ट अपने को वेरीफाई करना है विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। तो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में अपने को रिव्यू करना है कि उसका मशीनिंग जो है वो मशीनिंग हुआ है तो मशीनिंग में कौन कौन सा जो है वो मशीनिंग हुआ है वो वेरीफाई करना है अपने को। उसके बाद जो उसका इन प्रोसेस स्टेज में उसका डायमेंशन रिपोर्ट, फिर उसका विजुअल का रिपोर्ट, इन प्रोसेस उन्होंने इंटरनली जो हाइड्रो टेस्ट किया है तो हाइड्रो टेस्ट का एज पर क्यूएपी जितने भी टेस्ट रिक्वायरमेंट है वो जितने भी टेस्ट किए हुए हैं वो सारे टेस्ट का इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो लोग बनाते हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन स्टेज। तो वो जो बनेगा वो आपका बनेगा इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। नेक्स्ट स्टेप अपना है वो है एनडीटी रिपोर्ट्स। तो एनडीटी में मोस्ट ऑफली एनडीटी अपना जो है मोस्ट ऑफली होता है विटनेस इन सच केस, जैसे हो गया आरटी वगैरह हो गया, उसमें अपने को करना होता है रिव्यू। तो वो जो रिपोर्ट है तो एनडीटी में रिपोर्ट में अपने को चेक करना है कि कौन सा मेथड यूज हुआ है एनडीटी का, और मेथड के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट में कोई भी जगह पे कोई सिग्निफिकेंट डिफेक्ट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर दिया है तो उसमें रीवर्क दिया है, एक्सेप्टेड दिया है या फिर रिजेक्ट दिया है, वो वेरीफाई करना है। और अगर रीवर्क दिया हुआ है तो आफ्टर रीवर्क फिर से एनडीटी हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए वेंडर के पास से एक बार अपने को पूछ के उसका रिपोर्ट मांगना है। और उसके बाद अगर वो चीज़ क्लियर होता है
तो अपना एनडीटी रिपोर्ट्स भी क्लियर रहते हैं। अदरवाइज अपने को वहाँ पे एक नोट डालना रहता है कि ये वाला जो जॉइंट नंबर दीज मतलब XYZ जॉइंट नंबर XYZ उसका आरटी था, उसमें एज पर रिपोर्ट मांगा हुआ था रिवर्क, लेकिन रिवर्क नहीं हुआ है, या तो रिवर्क हुआ है तो उसके बाद का हमको रिवर्क वाला आरटी रिपोर्ट नहीं ऑफर किया है। ये चीज़ अपने करना है, ये अपना रोल है। उसके बाद है अपना इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। तो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में अपने को क्या है, मॉनिटर करना है कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो है, और ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन के ड्यूरेशन में क्या क्या उन लोगों का जो एक्टिविटी है वो कर रहे हैं, वो जो एक्टिविटी है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अपना चेक करने का और उसको मॉनिटर करने का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद रहेगा अपना फाइनल इंस्पेक्शन। तो जो फाइनल इंस्पेक्शन है, तो फाइनल इंस्पेक्शन में अपने को क्या है कि विजुअल इंस्पेक्शन करना है, फिर रहेगा उसका डायमेंशन इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद हाइड्रो टेस्ट है। तो हाइड्रो टेस्ट वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कौन सा है, और उसके बाद मटेरियल जो है वो मटेरियल में कौन सा टेस्ट का रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ उतना चीज़ अपने को वेरीफाई करना है फाइनल इंस्पेक्शन। जैसे कि हो गया, अपना एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल अगर ले तो अपने एक बड़ा चीज़ ले लेते हैं समझने के लिए कि जैसे हो गया लाइन ग्लास कोटेड लाइन रिएक्टर। तो ये जो रिएक्टर है वो रिएक्टर यूज़ होता है अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जहाँ पे जो केमिकल है वो केमिकल को मिक्स किया जाता है जिसमें, और उसमें अपने को इंस्पेक्शन में जो स्टेजेस देते हैं वो अपना रोल उसमें रहता है रॉ मटेरियल टीसी रिव्यू से लेके फाइनल पेंटिंग और पैकिंग तक का। तो जैसे अपने देखने जाए तो जो फाइनल इंस्पेक्शन है उसमें जो है वो रॉ मटेरियल टीसी रिव्यू है और रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन है। तो जो रॉ मटेरियल टीसी रिव्यू है, उस टीसी में जैसे मैंने बताया कि अपने टीसी में क्या क्या चीज़ें रिव्यू करनी है, वो सारी चीज़ें रिव्यू करनी है, और फिर वो टीसी को रेफरेंस लेके जो मटेरियल अपने को प्लेट हो गया कि पाइप हो गया, जो चीज़ें अपने को वेंडर ऑफर कर रहा है, उसमें जो स्टेंसिलिंग लगा हुआ है वो स्टेंसिलिंग और टीसी का डिटेल्स वो दोनों चीज़ें वेरीफाई करनी है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट स्टेज जो है मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। मटेरियल आइडेंटिफिकेशन के बाद वही मटेरियल से अपना स्टेज रहता है सैंपल सिलेक्शन, सैंपल आइडेंटिफिकेशन। तो जैसे सैंपल आइडेंटिफिकेशन में वही अपने ने जो स्टेंसिलिंग वाला पोर्शन और एमटीसी का जो रेफरेंस लेके जो मटेरियल है, पाइप है तो पाइप, प्लेट है तो प्लेट, जो भी अपने ने आइडेंटिफाई किया उसी में से ही अपने को सैंपल कट करवाने हैं मैकेनिकल टेस्ट के लिए और केमिकल टेस्ट के लिए। वो दोनों के लिए अपने को उसी में से ही सैंपल कट करवाना है, और जो सैंपल कट किए हुए हैं वही सैंपल को अपने को लैब में भेजना है। लैब में भेजने के लिए वही सैंपल लैब में टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए उस पर लैब में जाने से पहले और सैंपलिंग होने के बाद एक एक्टिविटी रहता है जिसको हम बोलते हैं स्टैम्प ट्रांसफ़र। तो वो रहेगा अपना आइडेंटिफिकेशन की जो सैंपल है वो सैंपल हमारी एजेंसी ने या फिर हमने XYZ इंजीनियर ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं उसके विटनेस के लिए और उसके एविडेंस के लिए, वो रहेगा उसमें स्टैम्प ट्रांसफ़र। स्टैम्प ट्रांसफ़र हो जाने के बाद वही सैंपल जाएंगे लैब में। तो लैब में भी इंजीनियर विटनेस करेगा मैकेनिकल टेस्टिंग और केमिकल टेस्टिंग। मैकेनिकल केमिकल टेस्टिंग हो जाने के बाद वो अपना एक स्टेज ख़त्म होगा रॉ मटेरियल का। उसके साथ में जितने भी मिसलेनियस मटेरियल्स है, जैसे उसका गास्केट हो गया, फिर उसके फास्टनर्स हो गए, फिर वायर हो गया, वो सारी चीज़ें हैं। उसके टीसी रिव्यू है तो उसके टीसी अपने को रिव्यू करने हैं। उसके बाद अपना आएगा इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। तो इन प्रोसेस में रहेगा अपना फिटअप प्रोसेस। फिटअप इंस्पेक्शन है तो फिटअप में अपने को चेक करना रहता है उसका वेल्डिंग। तो वेल्डिंग वगैरह जो है
वो वेल्डिंग चेक करने के लिए अपने को सबसे पहले वेरीफाई करना है कि जो वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है वो वेल्डर वेल्डिंग करने के लिए क्वालिफाई है या नहीं। ये अपना स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है कि जो भी इंजीनियर वेल्डिंग कर रहा है वो वेल्डर क्वालिफाई होना चाहिए। तो उसके लिए वो चीज़ अपने को चेक करने के लिए अपने को चेक करना पड़ता है WPS PQR WPQ। तो उसमें से अपने को वेंडर का भी जो है वेल्डर का है वो वेल्डिंग स्पेसिफिकेशन पता चल जाएगा और वेल्डर का क्वालिफिकेशन भी पता चल जाएगा। उसके बाद वो जो वेल्डिंग किया वो फिटअप इंस्पेक्शन है, तो वो जो फिटअप है वो फिटअप प्रॉपर किया है कि नहीं। फिर एज़ पर ड्राइंग अगर वेल्डिंग में लॉन्ग सीम है तो लॉन्ग सीम, सक सीम है तो सक सीम, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अपने को वेरीफाई करनी है। और अपना जो स्कोप है वो क्लियरली क्लाइंट अपने को QAP में मेंशन करके देता ही है, ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेज में आएंगे तो नेक्स्ट स्टेज में रहेगा अपना फाइनल इंस्पेक्शन। तो जो फाइनल इंस्पेक्शन है वो फाइनल इंस्पेक्शन स्टार्ट करने से पहले अपना जो मेन ड्यूटी है और वो है कि फाइनल इंस्पेक्शन स्टार्ट करने से पहले अपने को वेंडर के पास से वेंडर को बोल के जो अपना इंस्पेक्शन का जो इन प्रोसेस तक का है QAP में क्लोज नंबर 1 से लेके फाइनल तक का जो भी इंस्पेक्शन हो चुका है कि नहीं हुआ है, वो अगर आप जा रहे हो डायरेक्ट फाइनल इंस्पेक्शन में तो आपका ड्यूटी है कि वेंडर के पास से आगे के सारे स्टेज के रिपोर्ट रॉ मटेरियल TC से लेके इन प्रोसेस और फाइनल स्टेज से पहले तक के जितने भी क्लोज है एज पर QAP वो सारे स्टेज के रिपोर्ट्स मांगना, ये अपना ड्यूटी है वेंडर के पास से। अगर वो चीज़ वहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हो और वो चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है अपने एज पर QAP की विटनेस होना चाहिए और वो स्टेज अगर विटनेस नहीं है तो अपना ड्यूटी ये रहेगा कि अपने को क्लाइंट को इन्फॉर्म करना रहेगा कि सर एज पर QAP ये स्टेज विटनेस स्कोप में है और मैं अभी फाइनल के लिए इंस्पेक्शन में आया हूँ। तो इंस्पेक्शन जो आया हूँ तो वो इंस्पेक्शन के लिए मैं जब आया तब मैंने चेक किया तो आगे का ये स्टेज का QAP क्लोज नंबर ये इसका जो है वो ना ही तो रिव्यू वाला रिपोर्ट है और ना ही विटनेस वाला रिपोर्ट दिया है और ना ही कोई दूसरे TPI ने या मैंने विटनेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये अपना हो गया फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ड्यूटी है कि जहाँ से अपना जो बोले कि TPI जो है वो TPI ने इंस्पेक्शन किया है जिसके बेस पे मटेरियल रिलीज होने वाला है, वो है अपना रिपोर्ट सबमिशन, ठीक है। तो जो रिपोर्ट सबमिशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने ड्यूटी का। और एज पर क्राइटेरिया अपने को जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सबमिट करना रहता है। इंस्पेक्शन जिस दिन ख़त्म होता है वो सेम डे अपना ड्यूटी है कि सेम डे शाम को या रात को या और पॉसिबल तो मतलब कैसा है कि अगर अपने चाहे ना तो वेंडर के प्रीमाइसेस छोड़ने से पहले रिपोर्ट क्लाइंट को या एजेंसी को डिलीवर करके निकल सकते हैं। और यही जो है वही चीज़ कि अगर सेम डे वेंडर प्रीमाइसेस छोड़ने से पहले अगर अपने ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया तो वो जो है वो मतलब एज पर अगर क्लाइंट में कोई भी इंजीनियर बैठेगा तो वो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो किसी भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर का वैल्यू डिसाइड करता है वो है रिपोर्टिंग। क्योंकि अगर आप कोई भी एजेंसी को वेंडर प्रीमाइसेस छोड़ने से पहले रिपोर्ट सबमिट कर देंगे तो उसके लिए XYZ TPI जो भी होगा वो सामने से प्रीफर करेगा कि सर ये इंजीनियर को भेजिएगा। और यही है जैसे अपने लास्ट मीटिंग में बात हुआ था कि अपना जो टाइमलाइन है वो है सेम डे इवनिंग और नेक्स्ट डे मॉर्निंग बिफोर 11। तो मेक श्योर कि अपना जो रिपोर्ट है वो एजेंसी को आज हम लोग काम कर रहे हैं एजेंसीज़ के लिए अभी प्लानिंग है। तो जैसे जैसे अपना टाइम जाएगा वैसे कल सुबह अगर मान लीजिए कि कल अपने ने काम स्टार्ट किया तो अपना खुद का जो क्लाइंट रहेगा तो उसका भी रिक्वायरमेंट है। तो वो क्लाइंट अगर अपना खुद का क्लाइंट रहेगा तो आप क्लाइंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो क्लाइंट सामने से प्रीफर करेगा
और एज अ TPI आपका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो रिपोर्ट का जो कैसे बनाना है और कुछ भी है, क्या चैलेंजेस आते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाना है, वो अगर अपने को पता नहीं चलता है तो एक बार अपने इसका ऑलरेडी लास्ट जो मीटिंग हुआ था वो ऑलरेडी रिपोर्ट प्रिपरेशन के और सबमिशन के लिए किया हुआ है और आगे भी उसका सेशन रखने वाला है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद अपने देखे तो इंस्पेक्शन में आपको आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर देखिए आप खुद ही सेफ नहीं रहेंगे तो फिर इंस्पेक्शन का या मटेरियल का सेफ रहने का कोई मतलब है नहीं। और आपको भी मालूम है कि आप लोग जहाँ पे इंस्पेक्शंस करने के लिए जाते हो वो सारे लोकेशंस ऐसा है जिसको अपना जो मतलब अपना फील्ड ही ऐसा है कि जहाँ पे आपको हैवी मेटल्स के साथ काम करना रहता है। या फिर कोई भी जगह पे आप देखें तो नीचे जो फ्लोरिंग है अपना वहाँ पे मेटल पड़ा हुआ है, तो उससे उसकी वजह से एक तो हो गया अपना खुद का सेफ्टी। तो एक तो अपना खुद का सेफ्टी के लिए हेलमेट होना चाहिए, फिर ग्लोव्स होने चाहिए। ग्लोव्स हो गए तो कोई भी शार्प एजिस अगर है ओपन में कोई भी मटेरियल के वहाँ पे, तो वो इंस्पेक्शन के ड्यूरेशंस में आपके हाथ वहाँ पे लगेंगे तो आपका हाथ नहीं कटेगा, तो अपना खुद का सेफ्टी रहेगा। फिर सेफ्टी शूज़ हो गए, गूगल्स हो गए, ये सारी PPE किट एज ए रिस्पॉन्सिबल TPI अपने को खुद को पहन के जाना चाहिए। और अगर क्या है कि एजेंसी या कंपनी अपने को नहीं देती है तो ये क्या है कि अपने भी परचेस कर सकते हैं। और अगर काफ़ी वेंडर्स के वहाँ पे ऐसा होता है कि आप वहाँ पे जाते हो बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वो लोग उनके पास उनका स्पेयर पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो स्पेयर जो उनके पास पड़ा है वो भी आप उनसे मांग के यूज़ कर सकते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, फिर लिखा है कि एंश्योर प्रॉपर ग्राउंड, ये जो अपना है ग्राउंडिंग एंड आइसोलेशन, ये इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन के ड्यूरेशन में अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उनको खास मतलब ये चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि जो भी वो PPEs पहने तो वो PPEs जो है उसे जो है वो शॉक रेजिस्टेंस होना चाहिए कि जिससे आपको शॉक ना लगे। उसके बाद है कि जो साइट के HSE रूल्स है और वहाँ का परमिट सिस्टम है उसको अपने को फॉलो करना है। उसको अपने जो बैरियर लगे हुए वो बैरियर को पार नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई सेफ्टी के लिए। इसके बाद है अपना डॉक्यूमेंट्स एंड डोजियर कलेक्शन फॉर फाइनल रिपोर्ट। जैसे कि मैं सुनता आ रहा हूँ आपके मुंह से ही, मतलब अपनी टीम के साइड से ही, कि सर अभी वेंडर ने मेरे को डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, उसकी वजह से मेरे को IR सबमिट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अपना क्या है कि ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने को ये जो आप वेंडर प्रीमाइसेस छोड़े उससे पहले इतनी चीज़ें मांग लेनी चाहिए कि जिसकी वजह से अपना जो है वो सारी चीज़ें मांग के अपने क्लाइंट को रिपोर्ट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट साथ में कर दे। तो ये जो है अपना सबसे पहला डोजियर का जो पार्ट है वो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है कि परचेज ऑर्डर, कि जिससे परचेज ऑर्डर से कौन सा मटेरियल है और कितनी क्वांटिटी है वो चीज़ अपने इसमें से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्रूव्ड QAP, ITP बोल सकते हैं, SQP भी बोलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो जिसको अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स है जैसे QAP, ITP, SQP, जैसा मैंने बोला, वो तीन में से कोई भी, वो क्लाइंट वाइज अलग अलग रहता है कि कोई क्लाइंट इसको ITP बोलता है, कोई क्लाइंट QAP बोलता है, तो कोई क्लाइंट SQP बोलता है। वो होना चाहिए। उसके बाद उसमें लगा होना चाहिए अप्रूव्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, उसके बाद डेटा शीट लगा होना चाहिए। तो ये जो है वो ये अपना प्रॉपर मैनर है और ये प्रॉपर अपना सीक्वेंस है कि यही सीक्वेंस में अगर आप डॉक्यूमेंट का डोजियर बना के क्लाइंट को सबमिट करेंगे तो इन फ्यूचर कोई क्वेरी आता है तो वो क्वेरी सॉल्व करने के लिए डॉक्यूमेंट ढूंढने में आपको भी इजी हो जाए और क्लाइंट को भी डॉक्यूमेंट रिव्यू करने में इजी हो जाए। इसलिए कभी भी जब भी आप डोजियर है और डोजियर सबमिट करते हैं तो ये आपको चाहिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं
और अपने वेंडर को सबमिट करेंगे कि सर अब जब भी आप पूरा डोजियर भेजो तो ये मैनर में अपने को डोजियर भेजना है कि सबसे पहले रहेगा पीओ कॉपी, उसके बाद रहेगा क्यूएपी आईटीपी एसपीपी जो भी है वो, नेक्स्ट स्टेज रहेगा ड्राइंग, उसके बाद अप्रूव डेटा शीट, नेक्स्ट स्टेज है वो रॉ मटेरियल के टीसी, नेक्स्ट स्टेज है वो इन प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स है, इन प्रोसेस रिपोर्ट्स रहेंगे वो रिपोर्ट्स। रॉ मटेरियल और इन प्रोसेस के बीच में ये जो रॉ मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट लिखा है तो काफ़ी जगह पे जैसे अपना बात हुआ आगे कि वहाँ पे यूज़ होता है लैब टेस्ट सर रिपोर्ट्स भी। तो अगर रॉ मटेरियल टीसी है तो रॉ मटेरियल टीसी, लैब टेस्ट रीड्स है तो लैब टेस्ट के रिपोर्ट्स, और अगर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस है सीओसी मांगा हुआ है तो वो। उसके बाद इन प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स, और इन प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स के बाद अपने को ऐड करना है फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, जिसमें रहेगा विजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, डायमेंशन इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और नेक्स्ट जो सारे के सारे टेस्ट रिपोर्ट्स रहेंगे वो एज पर क्यूपी जितने भी टेस्ट हुए हैं उतने रहेंगे, और उसके बेसिस पे अपने को सबमिट करना है आईआर और आईआरएम। ठीक है, ये अपना आज का जो था वो मीटिंग का मेन एजेंडा, और जो पॉइंट अपने को मतलब छोटा सा ट्रेनिंग सेशन बोल सकते हैं उसको, वो आज के लिए था। तो थैंक यू टीम। वैसे टीम बोलना मेरे को गलत लगता है, क्योंकि एज अ एम्प्लॉय आप हमारे साथ काम कर रहे हो तो हम ऐसा नहीं रखते कि हम ऐसा नहीं सोचते कि हम टीम के साथ काम कर रहे हैं। हम ऐसा ही सोचते हैं कि सब लोग फैमिली की मतलब जैसे फैमिली काम करती है वैसे ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि थैंक यू अक्सर फैमिली फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से अपने ये आधा घंटा 1 घंटा निकाल के हमारे साथ जो ज्वाइन हुए उसके लिए थैंक यू। और होप कि नेक्स्ट सैटरडे भी जो मीटिंग होगा वो कुछ अभी वी आर ट्राइंग के कुछ कोई भी एक पॉइंट लेके आएंगे, कोई भी एक मटेरियल लेके आएंगे, वो मटेरियल के ऊपर ऐसा ट्रेनिंग सेशन जैसा रखेंगे कि उसमें इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, कौन से टेस्टिंग्स रहते हैं, कौन सा टेस्टिंग कैसे चेक किया जाता है, कौन सा टेस्टिंग कैसे होता है, और ड्यूरिंग टेस्ट वेंडर हमको मतलब वो क्या है कि मिसगाइड करेगा, तो वो मिसगाइड जो हो रहे हैं वो उससे कैसे बचे, वो जो सारी चीज़ें हैं वो अपने नेक्स्ट वीक जब भी कोई भी नेक्स्ट सैटरडे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक मटेरियल का ऐसा पीपीटी और ट्रेनिंग लेके आएंगे, तो उसमें हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, और हम लोग ये भी ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट सैटरडे ये जो रिपोर्ट राइटिंग में जो इश्यू आ रहा है एजेंसी वाइज, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एजेंसी वाइज हम लोग जो भी एजेंसीज है जैसे टीयूबी रेनलैंड है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि टीयूबी रेनलैंड का कोई भी एक इंजीनियर या फिर उनकी टीम से कोई भी एक मेंबर हमारे साथ मीटिंग में ज्वाइन हो, और हमको रिपोर्ट प्रिपरेशन में आप लोगों को जहाँ जहाँ क्वेरी आ रही है, और मेरे को एक दो जगह से ये इनपुट भी मिला है कि सर जब हम लोग इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो हमको रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है। तो वो जो सारे आपके जो क्वेरीज़ है कि जो आप फेस कर रहे हैं साइट पे एजेंसीज़ की साइड से, कि आपको कई बार रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, रिपोर्ट फॉर्मेट नहीं मिलता है, या तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आती, एनओआई नहीं आता है कि कौन सा मटेरियल है, कितना इंस्पेक्शन करना है, तो वो भी आप उनके साथ डायरेक्टली डिस्कस कर सके। उसके लिए उतना ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म बनाने के हमारा ट्राई चल रहा है। तो नेक्स्ट वीक डेफिनेटली हम कोई ना कोई एजेंसी के पर्सन को ज्वाइन करेंगे, और आपका जो भी है जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं साइट पे, जो आप ग्राउंड लेवल पे आप लोग फेस कर रहे हो, वो सॉल्व हो जाए और अपना प्रोसेस स्मूथ हो जाए। ठीक है, और कुछ है तो आप बता सकते हो, आपकी ओर से आपका कोई इनपुट है तो। हेलो, बोलिए बोलिए सर जी। यस, हाँ, यस, ओके, ओके,
ओके। हाँ तो हाँ ओके। हाँ यस सर, अपने को ये डेफिनेटली ये चीज़ अपने को अगर अगर आप क्लाइंट से मांग रहे हो और क्लाइंट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है अप्रूव डॉक्यूमेंट्स, तो डेफिनेटली अपने को रिपोर्ट में एक नोट डाल देना है कि क्लाइंट का जो भी नाम है, ये क्लाइंट के साथ हमने बात किया था, उन्होंने बोला कि वेंडर के पास से जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर इंस्पेक्शन कीजिए, सो वी आर यूजिंग डॉक्यूमेंट्स प्रपोज्ड डॉक्यूमेंट्स बाय वेंडर। ऐसा करके अपने को एक सिंपल सा नोट डाल देना है रिपोर्ट में और लिख देना है कि क्लाइंट नीड टू कंफर्म फॉर द सेम। हाँ ओके। हाँ 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 बोलिए बोलिए। वो मुके तो नहीं। ओके ओके ओ, हाँ ओके यस। तो इसमें क्या है कि दिलीप जी अपने है, तो ये चीज़ मैं डेफिनेटली ये जो आपको फेस किया है वो मैंने पॉइंट आउट कर लिया है। तो इसी वजह से हम लोग क्या है कि नेक्स्ट सैटरडे से वही प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट सैटरडे सारी एजेंसी से कोई ना एक कोई भी एक ना एक जो उनका जो कोर पर्सन रहेगा उनको मीटिंग में ऐड करेंगे, और ये जो आप फेस कर रहे हैं वो आप फेस ना करें नेक्स्ट इंस्पेक्शन से, उसी लिए सॉर्ट आउट करने के लिए ही हमने ये जो है ये स्टार्ट किया है। तो डेफिनेटली ये आपका ये आपका जो पॉइंट है सर जी, वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। वो मैं डेफिनेटली एजेंसीज को आगे जो है वो मैं कन्वे कर दूंगा मैसेज कि सर ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकाला जाए जिससे आपका भी प्रोसेस स्मूथ हो जाए और आपको वहाँ पे जो है वो चैलेंजेस फेस ना करना पड़े। क्योंकि मैंने आपको इसीलिए पूछा क्योंकि अभी जस्ट मेरा 5:15 को दूसरा क्लाइंट एजेंसीज के साथ अभी मेरा मीटिंग स्टार्ट ही होने वाला है। उसी की वजह से ही मैं बोला कि अगर कुछ है आपकी साइड से तो बता दीजिए, तो मैं जो मीटिंग कर रहा हूँ अभी तो एजेंसीज को ये सारे पॉइंट्स मैं नोट डाउन करवा सकूँ कि सर इतने इतने चैलेंजेस है वो हम लोग फेस कर रहे हैं। हाँ ओके हमारे मुख से मतलब नहीं नहीं दिलीप जी, मैं एक्चुअली क्या है मैं एक्चुअली ऐसा है कि मैं आपका जो पॉइंट है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और दूसरा सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, लेकिन अपना जो मीटिंग का जो है टाइमिंग वो एक्चुअली ख़त्म होने वाला है। तो मैं डेफिनेटली आप मेरे को 5 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ और मैं कॉल करके आपका जो भी क्वेरी है वो मैं एक बार सुन लेता हूँ। और ये अपना 5:15 वाला जो मेरा क्लाइंट के साथ मीटिंग है एजेंसीज के साथ, उसमें मैं उनको कन्वे कर दूंगा। वरना क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बात बीच में चल रही थी और सर निकल गए। तो ये क्या है कि एक एक घंटे का मीटिंग था। सॉरी मैं आपका बात बीच में काट रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। आपका क्या क्वेरी है, क्योंकि अभी मैं देखूंगा तो सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, तो 1 मिनट में मीटिंग ऑटोमेटिक है वो क्लोज हो जाएगी इसकी वजह से। मैं जस्ट अभी आपको 5 मिनट में कॉल बैक देता हूँ, ठीक है दिलीप जी? ओके टीम, थैंक यू। लागे दिलीप ने फोन करना दीजिए। फोन कोणाचं चाललं होतं नवली गतो અને અભિષેક હતો, શું કહેતો હતો અભિષેક?
છેલ્લો મોકવાનો હતો એ બહુ મોકવાનો કરો શું કરું અને બાપા એને ચાલુ ફોને કપાઈ જાય, ચાલુ મીટિંગ કપાઈ જાય. હજી તો એડમિટ ના મેસેજ આવશે. એડમિટ થવું છે. થતી તો નહીં